जिस यात्रा में जाकर शरीर का हर भाग हो जाता है खंड खंड, उस यात्रा को कहते हैं महादेव श्रीखंड। आज के इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, यात्रा ट्रैक कैसा है, यात्रा के दौरान कौन कौन से पड़ाव आएंगे, यात्रा के दौरान खाने पीने और रहने की क्या व्यवस्था रहने वाली है, इस कठिन यात्रा को आप आसानी से कैसे तय कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। यात्रा के दौरान आपको क्या लेकर चलना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं श्रीखंड महादेव यात्रा की। श्रीखंड महादेव यात्रा की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जाऊं गांव से। अगर आप ये सफ़र बस के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले आपको आना पड़ेगा शिमला। उसके बाद शिमला से जाना पड़ेगा आपको रामपुर बुशेर शहर। रामपुर बुशेर शहर से आपको मिल जाएंगे जाऊं गांव के लिए सीधी बस। अगर आप ये सफ़र अपनी गाड़ी के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले आपको आना पड़ेगा शिमला, फिर उसके बाद शिमला से आना पड़ेगा दत्तनगर। दत्तनगर शिमला से रामपुर बुशेर शहर जाते हुए 10 किलोमीटर पहले आता है। दत्तनगर से जो जाऊं गांव की दूरी है वो है लगभग 45 किलोमीटर, जिसको तय करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। इस सफ़र के दौरान आपके रास्ते में आएंगे निर्माण और बागीपुल शहर। हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी चंडीगढ़ शहर से अपनी गाड़ी में। इस 260 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में हमें लगभग 8 घंटे का समय लगा है। जहाँ पर है कार पार्किंग की व्यवस्था, जो ऑनर हैं वो है मिस्टर सुनील शर्मा, जहाँ से आपको गाइड और पोर्टर भी मिल जाएगा, जिसका रेट जो हमें बताया गया है वो है 1200 रुपये पर डे के हिसाब से। अगर आप 5 दिन में यात्रा पूरी करते हैं तो मान के चले 6,000 रुपीज़। अगर आप यही यात्रा 6 दिन में या 7 दिन में पूरी करते हैं तो आप 1200 से पर डे के हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह है कार पार्किंग की जगह, जहाँ पर मान सकते हैं 10 गाड़ियाँ जहाँ पर पार्क हो सकती हैं, जहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं होता। तो जब आप जहाँ पर आएँ तो अपनी गाड़ी को जहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ये हमारी पहली यात्रा थी, तो हमने जहाँ पर 2 पोर्टर हायर किए, मिस्टर नीटू और मिस्टर विजय, जिनकी मदद से ही हम इस यात्रा को पूरा कर पाए। आपके जो यात्रा का सफ़र है वो शुरू होता है जाऊं विलेज से। जाऊं विलेज से जो पहला पड़ाव आता है वो है सिंगाड़, जिसकी दूरी है 3 किलोमीटर। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की जाऊं गांव के अंदर गौरी माता के मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद। इसके बाद हम आगे बढ़ने लगे अपने गाइड द्वारा बताए हुए रास्ते के ऊपर। जहाँ पर जो रास्ता है बहुत ही शांत और निहायत ही खूबसूरत है। अभी ऑफिशियल यात्रा शुरू नहीं हुई है, तो हमारे जो गाइड ने रास्ता बताया जो नॉर्मल रास्ते से थोड़ा अलग रास्ता था। ये रास्ता हम जो कवर करके आए हैं, जहाँ से जीप आ रही है, इस समय तक हमने लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कवर किया है जाऊं विलेज से। लगभग 2.5 घंटे पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए सिंगाड़ के पास। अभी तक हमने जो रास्ता कवर किया है वो हमने घने जंगल में से निकलकर पूरा किया है। अगर आप इस यात्रा पर पहली बार आए हैं और नॉन हिमाचली हैं तो आप जाऊं विलेज से ही पोर्टर और गाइड को हायर करके आगे बढ़ें। जाऊं विलेज से जो बराती नाला तक का 6 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें काफ़ी जगह पर आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और काफ़ी जगह पर सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, तो इसके दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो जाती है। इस समय हम जिस नदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं इसको कहते हैं बराती नाला, जो कि आगे जाकर सतलुज नदी का रूप ले लेता है। ये है मेरे दोस्त। इस समय हम पहुंच गए हैं बराती नाला में स्थित मंदिर में। इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो लेकर जाते हैं छड़ी यात्रा श्रीखंड महादेव में। बराठी नाला पहुंचकर भी आपको काफ़ी सारे टेंट मिल जाते हैं, जहां पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके बाद भी रास्ते में आपको काफ़ी जगह पर टेंट मिलेंगे, जहां पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे वाला पड़ाव है वो है थाचरू। इस समय हम पहुंच गए हैं बराठी नाला के ब्रिज के पास। ये है मेरे दोस्त आगे अगर बैठे हुए बराठी नाला पुल को क्रॉस करने के बाद, और जो है बराठी नाला। जाऊं विलेज से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमें पहला टेंट मिला है। इसके अंदर जाकर चेक करते हैं कि जहां पर खाने पीने और रहने की व्यवस्था है कि नहीं है। भाई साहब, खाने पीने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? हमारे पास दाल चावल थोड़ी सब्जी रोटी, बस इतना ही रहता है, सिंपल खाना। और ये रहता है थोड़ा कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत समस्या रहती है, पानी रहता है और मूल कूद का दूध है। चॉकलेट्स भी हैं।
चॉकलेट्स भी है, टॉफीज हैं, चीज़ें कुछ एनर्जी ड्रिंक स्टिंग भी है आपके पास। जितना हम रख सकते हैं। रास्ते में आपको ऐसे टेंट मिलेंगे जहाँ पर आपको खाने पीने और रहने की सुविधा मिलेगी। टेंट दिखाइए जरा इनको, ऐसे टेंट है यहाँ पर। तो ये बहुत ही काम के टेंट है, क्योंकि नाइट स्टे करने के लिए आपको इससे बेहतर ऑप्शन आप रास्ते में कहीं और मिलने नहीं वाली। हमने रात को इन्हीं टेंट के अंदर नाइट स्टे किया। रात में जहाँ पर जो तापमान है काफ़ी नीचे गिर जाता है, तो रात में आपको सोने के लिए जहाँ पर ब्लैंकेट भी मिल जाते हैं। वराठी नाला से जो थाचरू की चढ़ाई है एकदम से सीधी चढ़ाई है, ढांडा चढ़ाई, डांडा चढ़ाई यानी कि बिल्कुल डंडे की चढ़ाई है ये। तो आपको जहाँ पर चढ़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अगर आप सुपर फिट हैं या टोटली फिट हैं और भगवान शिव के भक्त हैं तो आप जहाँ पर आसानी से चले जाएंगे और भगवान शिव आपको अपनी शक्ति से खींच कर ले जाएंगे। हर हर महादेव। बम बोले। जैसे जैसे आप बराती नाला से थाचरू की तरफ आगे बढ़ेंगे तो नदी का शोर जो है कम होता जाएगा। बराठी नाला से जो थाचरू का ट्रैक है 30 से लेकर 35 डिग्री के एंगल के बीच में है। तो ये सारा जो ट्रैक है टोटल खड़ी चढ़ाई है। तो उस केस में आपको जो करना है स्लो एंड स्टेडी चलना है। लोकल लोग हैं जहाँ पर जो है, मेरे साथ जो पोर्टर हैं मेरे साथी मिस्टर नीटू, वो इस ट्रैक को सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। पर मेरे लिए ये ट्रैक पूरा करना लगभग आप मान के चलिए 5 से 6 घंटे मेरे लगने वाले हैं इसमें। तो आप भी स्लो एंड स्टेडी चलिए तो आप भी आराम से इस ट्रैक को कर पाएंगे। जल्दबाजी करेंगे बहुत जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि आप जहाँ पर बहुत ही जल्दी एल्टीट्यूड गेन करते हैं। हर हर महादेव। अब बात करते हैं एसेंशियल आइटम्स की, जो कि यात्रा के दौरान आपको अपने साथ कैरी करनी। एक रेन प्रूफ जैकेट कैरी करनी है, छोटा बैग कैरी करें 20 लीटर के आसपास। एक कैप जरूर कैरी करें जस्ट लाइक दैट। एक गॉगल्स कैरी करें अपने साथ। एक स्टिक जरूर कैरी करें अपने साथ, ट्रैकिंग स्टिक कैरी करें। और आपके पास ट्रैकिंग शूज़ का होना भी अनिवार्य है। बेटर होगा कि अगर आपके पास वाटरप्रूफ पैंट हो या वाटरप्रूफ लोअर हो, इससे आपको यात्रा करने में आसानी रहेगी। कोशिश करें कि अपने साथ कम से कम वेट को कैरी करें। हर हर महादेव। पूरे रास्ते में आपको देवदार के लंबे लंबे ट्रीज और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस समय हो रहा है सनराइज़। इस समय बजे हैं सुबह के 7। जहाँ पर जो रास्ता है बहुत ही कम चौड़ा है, तो आपको अपना पूरा ध्यान रास्ते पर केंद्रित करना पड़ता है। बारिश होने पर जहाँ का रास्ता बहुत ही स्लिपरी हो जाता है, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ये चढ़ाई पूरी करनी है। नाला से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुँच जाएंगे कुंभा में, जहाँ पर रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। पर जो बराठी नाला से जहाँ तक की चढ़ाई है काफ़ी टफ चढ़ाई है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। कहाँ से आप लोग? महाराष्ट्र। शिरडी महाराष्ट्र से। अभी भाई महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। कैसा रहा आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ आप नैन सरोवर तक पहुँच गए? हाँ। ग्रेट, वेरी ग्रेट। आपने पूरा दर्शन किया ऊपर पूरा तक? दर्शन किया है। ग्रेट। पहला ट्रैक था ये बड़ा वाला? हाँ। पहला मतलब इतना चैलेंजिंग पहली बार था और अपनी खुद की लिमिट क्रॉस कर दी है। यस, यहाँ पर तो लिमिट क्रॉस करना ही पड़ती है। लास्ट डे पे तो करनी पड़ती है। अगर भोले ने बुलाया तो ही कर सकते हैं। जहाँ के ट्रैक पे कहते हैं अगर महादेव ने बुलाया तो ही आ सकते हो, नहीं तो आ ही नहीं सकते आप। हाँ बराबर है। चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। ये है रास्ता, यूं यूं और ऊपर आपको ऐसे ही जाना, ऊपर ही ऊपर। ये है साइड व्यूज। यहाँ पर अभी काफ़ी सारे बादल आ गए हैं, तो जहाँ पर दिखाई देना बंद हो गया आसपास। रास्ता आपको ऐसा ही मिलने वाला है, स्टीप हाइट, कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। जहाँ पर आप बहुत ही जल्दी जहाँ पर एल्टीट्यूड गेन करते हैं, जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा एक्सर्शन फील करते हैं। जहाँ पर जो स्टीपनेस का एंगल है वो है लगभग 15 से 35 डिग्री का है। श्रीखंड महादेव यात्रा को इंडिया की सबसे टफेस्ट धार्मिक यात्रा माना जाता है। इसके बावजूद आपको जहाँ पर 60+ एज ग्रुप के लोग भी मिलेंगे जो कि भोले बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। पूरा जो आसमान है बादलों से भर गया है जहाँ पर, तो जिसके कारण हमें अपनी
हाइट का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा हम कितनी हाइट पर पहुंच चुके हैं अभी। रास्ते में आपको ऐसे खूबसूरत फूल भी देखने को मिलेंगे। इस समय हम पहुंच गए हैं 30 बील, ये कि एक टॉप है जहाँ का, और इसके जो आसपास है कोई पेड़ नहीं है। इस समय बादल हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बराठी नाला से जो 30 बील तक का रास्ता है वहाँ पर नेचुरल वाटर अवेलेबल नहीं है, और इस रास्ते के बीच में जो पानी है आपको खरीद कर पीना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट 50 से 60 रुपये पर लीटर आती है। 30 बील पर पहुंचकर आपको नेचुरल वाटर मिल जाएगा, तो आप अपनी पानी की बोतल जहां से भर सकते हैं। 30 बील भी थराजू से पहले एक मेजर पड़ाव है। 30 बील से जो आगे का रास्ता है पूरी तरह से घने जंगल में है, तो आपको यहाँ पर स्लो एंड स्टडी चलना है। जो पहले हमने रास्ता कवर किया है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कम स्टीपनेस है जहाँ पर। आई डोंट नो कि कितना स्टीपनेस रहने वाला है, बट जहाँ पर जो स्टीपनेस दिखाई दे रहा है वो कम है। वो मेरे साथ जो नीटू हैं जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, वो मेरे गाइड भी हैं, तो उन्होंने बताया कि आगे जो रास्ता है आपको ऐसा ही मिलने वाला है। प्लीज़ रास्ता बताइए कैसे वाला है। रास्ता जहाँ पर कम स्टीपनेस वाला है। हर हर महादेव। जय भोले, हर हर महादेव। जहाँ पर भी स्टीपनेस तो कम नहीं हुई, पर रास्ता जो है थोड़ा खुला है, तो आप इजीली ट्रैक भी कर पाएंगे यहाँ पर। इस समय हम पहुँच गए हैं थाचड़ू में। हमने बराठी नाला से अपना सफ़र शुरू किया था आज सुबह 6 बजे, और इस समय हुआ है 3 बजे है। तो बराठी नाला से जहाँ तक पहुँचने में मुझे लगभग 9 घंटे का समय लगा है। आप भी अपनी स्पीड के हिसाब से चलिए, यहाँ पर ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। जहाँ पर काफ़ी सारे टेंट हैं थाचड़ू में। इस समय हम पहुँच गए हैं थाचड़ू में, जहाँ पर काफ़ी सारे टेंट्स हैं, जहाँ पर खाने पीने रहने की व्यवस्था है। तो आपको ऐसे ही टेंट मिलने वाले हैं। प्लीज़ अंदर दिखा दीजिए कैसे टेंट मिलने वाले हैं जहाँ पर, तो लोगों को आइडिया हो जाए कि जहाँ पर आकर कोई ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिलने वाली आपको, ना ही जहाँ पर खच्चरों की व्यवस्था है, जहाँ पर घोड़े खच्चर नहीं चलते इस रास्ते पर, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और रास्ता भी कोई वेल डिफाइंड नहीं है। जहाँ पर 1-2 नहीं, लगभग 30 से 40 टेंट हैं इस एरिया में। अब हम आगे जा रहे हैं थाचड़ू से काली टॉप की ओर। ये लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसको तय करने में 3 घंटे लग जाते हैं। रास्ता जहाँ पर ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन जो हमने कवर किया है, ये देखिए, जहाँ पर टफ रास्ता नहीं है। अब आपको इसी रास्ते पर आगे जाना है। यह है कालिका टॉप की ओर जाने के लिए रास्ता, जहाँ पर भी आप बहुत ही जल्दी एल्टीट्यूड गेन करते हैं। जो थाचड़ू का एल्टीट्यूड था, जो हमने घड़ी के साथ मेयर किया था, वो था 3500 मीटर। अभी काली टॉप पर जाकर देखते हैं कितना एल्टीट्यूड है वहाँ का। कालिका टॉप के पास आपको ऐसे वैली व्यू में काफ़ी सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, पर रास्ता जहाँ पर भी काफ़ी टफ है, सीधी ऊपर की चढ़ाई है। जहाँ से शुरू हो जाता है काली टॉप। ये जो टेंट हैं काली टॉप के हैं। इस समय हम पहुँच गए हैं काली टॉप पर, और जहाँ पर एक मंदिर भी स्थापित है। अभी आपको उसके दर्शन भी कराते हैं। जय भोले। जय भोले। और जहाँ पर है काली माता का मंदिर, इसलिए इस जगह का नाम काली टॉप है। जय भोले, जय भोले। काली टॉप का जो एल्टीट्यूड है वो है 3807 मीटर्स। ये है काली टॉप, और जहाँ पर काफ़ी सारे टेंट्स हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस समय शाम के बज चुके हैं 5:30। हाई एल्टीट्यूड होने के कारण जहाँ पर बहुत ही कम लोग नाइट स्टे करते हैं, क्योंकि रात को जहाँ पर जो टेम्परेचर है काफ़ी नीचे गिर जाता है, और हाई एल्टीट्यूड होने के कारण जहाँ पर रात को सिर दर्द होना भी नॉर्मल बात है। जहाँ से जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है भीमतलाई की ओर, और जहाँ से जो भीमतलाई की दूरी है वो है 3 किलोमीटर।
काली टॉप से जो भीमतलाई का रास्ता है सारा उतराई वाला है, तो आप इस पूरे रास्ते में लगभग 200 मीटर का एल्टीट्यूड लूज़ करते हैं। बारिश में यह रास्ता काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, तो आपको जहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। श्रीखंड महादेव ट्रैक की एक और खासियत है कि जहाँ पर जो मौसम है 1 मिनट में बदल जाता है। काली टॉप से जो भीमतलाई की ओर जाने वाला रास्ता है उस पर आपको बहुत ही कम ऐसा रास्ता मिलता है जहाँ पर चलना आसान हो, पर मैक्सिमम जगह पर आपको ऐसा पथरीला रास्ता मिलता है जहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल है। इस समय हम पहुँच गए हैं भीमतलाई में। आपको जहाँ पर जितने भी टेंट दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, ये सारे भीमतलाई के अंदर ही आते हैं। इस समय शाम के बजे हैं 7:20 और हम पहुंच गए हैं भीमतलाई में। ये है नीचे टेंट और पीछे भी टेंट्स है। भीमतलाई का जो एल्टीट्यूड है वो है 3611 मीटर। हमें हम खड़े हैं नेगी टेंट हाउस में जो है भीमतलाई पर। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, आप नेगी टेंट हाउस के ऑनर हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या चार्जेस देते हैं यहाँ पर? चार्जिंग रात का ठहरने का 500 लेते हैं। हाँ जी। विद खाना, चपाती, राजमा। हाँ जी। हाँ जी। एक टाइम का खाना देते हो जिसमें? हाँ जी, हाँ जी। और साथ में चार्जिंग का फैसिलिटी भी आपका सुना यहाँ पे? बिल्कुल जी। क्या जी? चार्जिंग जनरेटर है, चार्जिंग करते हैं फुल। रात को 2 घंटे चलाते हैं इसको? 2 घंटे चलाते हैं, 8 से 10। 8 से 10 बजे तक चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जिसमें आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल जी। ये टॉयलेट है साइड में? एक टॉयलेट है, बाथरूम है। ये टॉयलेट है जहाँ पर नहाने धोने की सुविधा फुल है। ओके। नहाने धोने के लिए ये पानी भी देते हैं एक टाइम गर्म हाँ। करके। तो आप जहाँ पर आएँ तो जहाँ पर स्टे कर सकते हैं। मुझे तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी। और ये है टेंट का इंटरव्यू जिसमें हमने नाइट स्टे किया था। रात में जहाँ पर ठंड होती है तो आपको जहाँ पर सोने के लिए 2 से 3 ब्लैंकेट भी मिल जाएंगे। इस समय सुबह के 7:30 बजे है और हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी है भीमतलाई से भीमद्वार की ओर। जय भोले। जय भोले। जय है रास्ता। इस समय बारिश हट चुकी है और जहाँ से जो वैली व्यू का नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। हमारे चारों तरफ काफ़ी सारे फ्लावर्स भी खिले हुए हैं, तो आप इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कह सकते हैं। ये है रास्ते में आने वाला पहला झरना। रास्ते में आपको काफ़ी सारे ऐसे बरसाती नाले मिलेंगे। इन बरसाती नालों पर कई बार पानी का फ्लो कम होता है, कई बार पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है। जब भी आप इन बरसाती नालों को क्रॉस करें तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। यह है रास्ते में आने वाला पहला ग्लेशियर जिसको अभी अभी हमने क्रॉस किया है। अगर आप जहाँ पर आए हैं तो जहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करते हुए भोले शंकर का नाम लेते हुए आगे बढ़े तो ही आपकी जो यात्रा है पूर्ण हो पाएगी। हर हर महादेव। आप जब भी इस यात्रा पर आए हैं तो ग्रुप में आएँ, सिंगल यात्रा करने की गलती ना करें। अगर आपको सिंगल ही यात्रा करनी है तो पहले आप पोर्टर हायर करें, उसके बाद ही अपनी यात्रा को शुरू करें। इस समय हम पहुंच गए हैं कुंचा वैली में और इस समय हुआ है सुबह के 9:30 बजे है और हमें कुंचा वैली तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लग गया है। ये है जहाँ की कुंचा वैली और ये है मेरे गाइड मिस्टर नीटू। है जहाँ पर कुंचा वैली का नज़ारा। जहाँ पर भी टेंट्स हैं इन्होंने भी जनरेटर रखा हुआ है, तो आप भी जहाँ पर अगर रात को आते हैं तो अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ये हैं सौरभ भाई साहब जिनके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी अगर जहाँ पर आते हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा पर तो जहाँ पर खाना खाकर जरूर जाएं। हर हर महादेव। ये है जहाँ की फ्लावर वैली। यहाँ पर काफ़ी सारे फूल है तो आप इसको फ्लावर वैली भी कह सकते हैं। जहाँ पर रास्ता बहुत ही कम चौड़ा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर है वाटरफॉल और अब हमें इसको क्रॉस करके जाना है। बहुत ही ध्यानपूर्वक जाना पड़ेगा यहाँ से। ये है रास्ते का वाटरफॉल नंबर 2। इस समय हम पहुंच गए हैं भीमद्वार के बिल्कुल पास में और इस जगह से जो भीमद्वार की दूरी है वो है लगभग 1 किलोमीटर। और इस समय हम पहाड़ी के टॉप पर हैं और जहां से 360 व्यू है
इस समय हमारे आसपास काफ़ी बादल है तो हमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भीमतलाई से जो भीमद्वार का रास्ता है लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबा है। काली टॉप से जो भीमद्वार का रास्ता है उसके दौरान आपको काफ़ी बार एल्टीट्यूड लूज़ करना पड़ता है और एल्टीट्यूड गेन भी करना पड़ता है, जिसके कारण श्रीगंज महादेव की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है। हर हर महादेव जय भोले। जय भोले। इस समय हम पहुंच गए हैं भीमद्वार पर और ये यात्रा का सबसे मेजर पड़ाव है। पूरी यात्रा के दौरान इस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा टेंट दिखाई देंगे, जहां पर रहने खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था है। आप भीमद्वार पहुंचकर सबसे लास्ट वाले टेंट चूज़ करें, क्योंकि लास्ट डे की जो चढ़ाई है इसी जगह से शुरू होती है और आपको इसी जगह से शुरू होकर पहले जाना पड़ता है पार्वती बाग, उसके बाद नैन सरोवर और नैन सरोवर से श्रीखंड महादेव यात्रा का फाइनल ट्रैक होता है। और श्रीखंड महादेव यात्रा को पूर्ण करने के बाद आपको फिर से वापस आना पड़ता है भीमद्वार तक। ये सारे टेंट भीमद्वारी के अंदर ही हैं। काफ़ी सारे टेंट हैं जहाँ पर, यानी कि जहाँ पर मेजर स्टॉपेज है तो जहाँ पर रहने की सुविधा भी उसी हिसाब से है। जहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है, भीमद्वार से पहले भी आपको एक छोटा सा ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ता है। भीमद्वारी के अंदर एक और ग्लेशियर है जिसको आपको क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है। इस समय हम हैं महादेव टेंट में, जो कि भीमद्वारी पर है और इनकी कुकिंग बहुत अच्छी है। जैसा खाना आप उनको बोलते हैं वैसा ही बना देते हैं। आज हम खा रहे हैं चने चावल, जैसे घर जैसा स्वाद है। सारे बंदे सेटिस्फाइड हमारे ग्रुप के खाने से। हाँ भाई साहब, खाना कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आप भी आएँ तो महादेव टेंट हाउस में रुकें और खाने का भरपूर मज़ा लें। इस समय हम हैं भीमद्वार में और जहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो है 3784 मीटर्स। भीमद्वार पहुंचकर हम शाम के 7 बजे सो गए थे और हम सुबह 1 बजे के आसपास उठ गए थे और हमने श्रीखंड महादेव के लिए जो ट्रैकिंग शुरू की वो की थी लगभग 1:30 बजे के आसपास। आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे, ये जो येलो मार्क्स है ये दर्शाते हैं कि रास्ता इस तरफ है। और हम सुबह के 3:30 बजे पहुंच गए थे पार्वती बाग और हमने जो वीडियो जो कैप्चर की हैं ये की है आते हुए, जहां से जो वैली व्यू हैं और वाटरफॉल व्यू हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। इस समय हम हैं पार्वती बाग में, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जहाँ पर एक टेंट भी लगा हुआ है। अमूमन जहाँ पर कोई टेंट नहीं होता तो आपको भीमद्वारी पर ही रुकना पड़ता है। अगर यात्रा के दौरान पार्वती बाग पर टेंट अवेलेबल हैं तो आपको अपना नाइट स्टे पार्वती बाग पर करना चाहिए, ताकि जो आपका अगला सफ़र है नैन सरोवर तक और नैन सरोवर से जो फाइनल ट्रैक है श्रीखंड महादेव का, उसको आप आसानी से कर पाएँ। भीमद्वार से जो पार्वती बाग तक का रास्ता है एकदम से खड़ी चढ़ाई है, जिसको तय करने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। भीमद्वार से पार्वती बाग के रास्ते में स्टार्टिंग में ही एक ग्लेशियर आता है, जिसको आपको जहाँ तो पानी में से निकलकर पूरा करना पड़ता है, जहाँ ग्लेशियर के ऊपर चलकर। मौसम साफ होने पर आपको पार्वती बाग से ही श्रीखंड महादेव के दर्शन हो जाते हैं। सुबह के लगभग 5:10 पर हम पहुँच चुके थे नैन सरोवर में, जहाँ तक पहुँचने में हमें 1 घंटा 40 मिनट का समय लगा। नैन सरोवर लेक का जो एल्टीट्यूड है वो है 4431 मीटर। इसके बाद शुरू हो जाती है फाइनल ट्रैक श्रीखंड महादेव के लिए। नैन सरोवर से जो श्रीखंड महादेव का ट्रैक है लगभग 4 किलोमीटर लंबा है, जहाँ पर जो आपको सारा रास्ता है बड़े बड़े बाउल्डर्स के ऊपर चलकर पूरा करना पड़ता है। इस 4 किलोमीटर ट्रैक के दौरान आपको मैक्सिमम रास्ता स्नो के ऊपर चलकर कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आपके पास क्रैम्पॉन्स हैं तो आप इस जगह पर अपने शूज़ के ऊपर क्रैम्पॉन्स डाल लें। अगर आप अपने शू के ऊपर क्रैम्पॉन्स डाल लेते हैं तो इससे जमी हुई स्नो के ऊपर चलना बहुत ही आसान हो जाता है। क्रैम्पॉन्स डालने पर आपका जो स्नो पर स्लिप होने का खतरा है बहुत ही कम हो जाता है। जैसे जैसे आप श्रीखंड महादेव ट्रैक पर आगे बढ़ते हैं तो जहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है कम होता जाता है। 5000 मीटर की हाइट पर जो ऑक्सीजन लेवल रह जाता है वो रह जाता है 11%, जो कि सी लेवल पर 21% के आसपास रहता है। इस ट्रैक पर चलते हुए आपको सिर्फ एक चीज़ कैरी करनी है अपने साथ, 5 लीटर का बैग। उस 5 लीटर के बैग में आप रखें 3 वाटर बॉटल्स 1-1 लीटर की और उसके साथ रखें कुछ ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स। पार्वती बाग से आगे आपको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको जो भी खाना पीना है
इसी बैग में से निकाल कर खाना है, तो उसी हिसाब से अपना सामान साथ में कैरी करें, क्योंकि इस पूरे रास्ते में आपको कहीं पर भी पानी का सोर्स नहीं मिलेगा। मिलेगी तो सिर्फ जमी हुई बर्फ़। ज़रूरत पड़ने पर आपको इसी बर्फ़ को खाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। इस ट्रैक पर चलते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर येलो मार्किंग की हुई है उसी रास्ते पर आगे बढ़ें। ये जो 4 किलोमीटर का ट्रैक है श्रीखंड महादेव यात्रा का सबसे टफेस्ट पैच है। इस 4 किलोमीटर के ट्रैक के दौरान आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत क्लाउड फॉर्मेशन देखने को भी मिलेगी। श्रीखंड महादेव ट्रैक के जो लास्ट के 4 किलोमीटर है उसको कवर करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग है, क्योंकि दोपहर 2 बजे के बाद जहाँ पर जो मौसम है एकदम से बदल जाता है। अगर आप भी अपना टूर प्लान करते हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग करें। इस 4 किलोमीटर के ट्रैक के दौरान आपकी कई बार हिम्मत टूटती है, पर आप भगवान शिव का नाम लेते हुए धीरे धीरे इस ट्रैक पर आगे बढ़ते रहें। इस समय तक हम समुद्र तल से लगभग 4800 मीटर की हाइट पर हैं और जहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो है लगभग 55% ऑफ द सी लेवल, तो इसलिए इस रास्ते पर आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इस समय हम पहुँच गए हैं भीम पौड़ी पर, और ये सामने जो पत्थरों में छेद हैं इसको कहते हैं भीम लिपि। ऐसी मान्यता है कि ये जो लिपि है भीमसेन जो कि महाभारत काल में पैदा हुए थे उनके द्वारा अंकित है। जैसे जैसे आप श्रीखंड महादेव मंदिर के पास पहुंचते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है बढ़ना शुरू हो जाता है। नैन सरोवर से जहां तक पहुंचने में हमें लगभग 5 घंटे का समय लगा, और श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के बाद आपकी जो थकान है एकदम से छूमंतर हो जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरी दुनिया में 5 कैलाश पर्वत हैं जहां पर होता है भगवान शिव का निवास, जिनमें से श्रीखंड कैलाश की एक खास महत्वता है। इन 5 कैलाशों में जो सबसे टफ यात्रा है वो है श्रीखंड महादेव कैलाश की। उसके अलावा जो बाकी कैलाश पर्वत हैं वो है कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में पड़ता है, आदि कैलाश जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, किन्नर कैलाश जो कि हिमाचल प्रदेश में है, श्रीखंड महादेव कैलाश जिसके सामने अभी हम नतमस्तक हैं, और इसके अलावा है मणिमहेश कैलाश जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नीचे उतरते हुए हमें भीम द्वार तक पहुंचने में लगभग 6 घंटे का समय लगा। इसके बाद जो भीम द्वार से जाऊं विलेज का डिस्टेंस था हमने अगले दिन कवर किया, जिसको तय करने में हमें लगभग 13 घंटे का समय लगा। तो ये था हमारा श्रीखंड महादेव यात्रा पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।